घर में मैं और मेरे ससुर ही रहते थे और एक नौकरानी भी रहती थी हमारे साथ, जो कि मेरे साथ ही सोती थी। जब भी मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती थी। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह पर सुला दिया और कमरे में छुप गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि मेरा ससुर मुझे समझकर नौकरानी के साथ आज भी मेरे पेट पर वही काला निशान था। लगभग 15 दिन से रोज़ मेरे पेट पर ये निशान नज़र आ रही थी। काली स्याही की निशान थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कौन था जो रात में ये निशान मेरे पेट पर लगाता था। मैं जब नहाती तो वो निशान हल्का सा हो जाता था। पहली बार जब मैंने निशान देखा तो सोचा कि शायद कहीं से लग गया होगा, लेकिन वही निशान रोज़ के रोज़ मेरे पेट पर मुझे नज़र आने लगा था। अब तो मुझे कुछ शक भी होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर। मेरे पति में मेरे अलावा बस दो ही लोग रहते थे, एक मैं और एक मेरा ससुर। दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र ही की थी। कुछ बात यूँ थी कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि वे वहाँ जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर ही थे। सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरा पति दीपू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, लेकिन जॉब दूसरे शहर में लग करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी मैं बाहर बुला लूँगा। मैं अपने पति पर के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वही मेरे साथ रहती थी, वरना तो घर में और कोई था ही नहीं। मेरे ससुर ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें न बनाएं, इसलिए मेरी शादी के कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए मेरे साथ ही रहती थी, जो हर काम करती और रात को मेरे साथ ही सोती थी। वो भी नौजवान लड़की थी। पहले तो मेरे ससुर का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर, लेकिन लाउंज में भी वो तभी होते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती। मेरे ससुर बहुत अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाने के पहले हाथ धोते तो 15 मिनट तक हाथ धोते ही रहते, फिर बार बार हाथों को सूंघते रहते, फिर कहते पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धुला या नहीं, कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। वह बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज़ देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर से काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। दीपू से भी मेरी हर 2 मिनट में बात होती रहती थी। मैं हर बार उनसे पूछती थी वीज़ा का क्या हुआ, लेकिन वो यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलें, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं तो कभी कई बार झाड़ू दिला देते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती हो। मैं नौकरानी की बात पर हंसने लगती और कहती कि वे कुछ वहमी टाइप के हैं। वो कहने लगी नहीं नहीं दीदी, मुझे तो ठकरी लगता है, उनकी नज़र अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहे तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात इतनी अजीब सी लगी, उसे तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा एहसास कर लिया होगा। वो कहने लगी जाने भी दो दीदी, हमारी सारी ज़िंदगी तरह तरह के लोगों के घर में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वो किचन में चली गई। मैंने उस बात को भुला दिया, लेकिन अब तो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीब व गरीब हो रहा था। आखिर कौन था जो काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर तक जागती रहती। मेरी काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात 1 बजे तक मैं जागती रही, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों में लगने पर मैं पूरी रात जाग न पाती। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश उड़ गए। वह काली स्याही को उंगली में लगाए खाली कागज़ पर कुछ आड़े टेढ़े तिरछे लकीर खींच रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था।
जब उसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त मिलने पर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझ पर इस लहजे से कहा। मेरा तो रंग ही फीका हो गया था। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनें और ये अलग था कि जैसे सीने में दिल ही निकल कर बाहर आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगी स्याही का निशान दिमाग में घूमने लगा। क्या वो निशान मेरे ससुर? ये ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगी। यह अजीब सी बात थी, मुझे सोचते हुए भी अजीब सा लग रहा था। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही, वो मेरे पापा की जगह है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर यह निशान होता था और मेरे ससुर भी वही रंग की स्याही में सफ़ेद कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर नौकरानी से बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह ध्यान से बर्तन धो रही थी। वो उनके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फैसला हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने ससुर से कहा कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वह मेरी आवाज़ से बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वह नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी शायद मेरे ससुर के आने की बेखबर थी। पापा अजीब नज़र से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो कहने लगी कि मैं इस नौकरानी को छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू देकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे ससुर तो उस नौकरानी के बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूँ और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन भी धोती रहो। ये तो मैं आज देख लिया, वरना जाने तुम कब से गंदे बर्तन में ही हमें खाना दे रहे हो। मैंने अपने ससुर से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वो भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 मिनट में सीधा कर दूँगा। मेरा बेटा परदेश में न जाने कैसे कैसे अपना गुजार करके घर पे पैसा भेजता है और लड़की तुम्हें गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही इस बर्तन को धोगी। इस लड़की के हाथों में से बर्तन देखे तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से कहते हुए वह किचन से निकल गए। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम ही नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वो भी गुस्से से नौकरानी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं ससुर के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि पेट पर काली स्याही के निशान आता कहाँ से है और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ ना लगाना, मैं खुद धो दूँगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राज़ी करके किचन से बाहर निकाली। तभी लाउंज में मेरे ससुर मेरे पति से फ़ोन में बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल दे। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि दीपू को साफ साफ सब कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेली रहने के हक़ में नहीं थी। मैंने दीपू से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी मैके चली जाऊंगी। पापा को बर्तन से तकलीफ़ है तो मैं खुद धो दूँगी। मेरे पति ने अपने पापा को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वो बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना ससुर के सामने खुद रख देती थी और मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वह मुझे कहने लगी कि आज के बाद मुझे ये नौकरानी मेरे कमरे में नज़र ना आए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगे। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी ससुर गुस्से में है, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएंगे।
लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे कमरे में बुलवाने का मकसद था। मैं जब ससुर के कमरे में पूछ कर अंदर आई ताकि उनके कमरे की सफाई कर दूं, वो तो फिर से काली स्याही से उंगली डुबोए एक और सफ़ेद कागज़ पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ तरह में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझे नज़रें नहीं हटाई थी, और अगर वो यूं ही देखते तो मैं अभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी कुछ घबराहट से कांपने लगे। मैं माँ बार दुपट्टा से अपना चेहरे पर आने वाले पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे ससुर कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वो मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़े होना पड़ा। मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे ही वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनकी बातें का स्वर इस कदर धीमा था कि मुझे सुनकर हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा सख्त आवाज़ में बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहन कर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी। वह भी कुछ घबराए वैसे थे। फ़ौरन वो अपने कमरे के वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की ये हालत थी कि धड़कन भी भूल गई थी। मुझे तो अब अपने ससुर की कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान थी। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, नीलू ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बातें बतानी चाहिए। वह अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, मुझे भी यह सच लगने लगा। फिर मैंने उसे यह बातें बता दिया कि वह मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वो ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके ससुर पर पहले से ही शक था। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करता है। हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखता रहता था, और अब मेरे जब भी उन पर नज़र पड़ती है तो वह आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। ये सब सुनकर मुझे घबराहट से होने लगी। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब मैंने कमरा बंद करना शुरू कर दिया तो मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखने लगते थे, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ कर गया है। मुझे उस नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे को झांकता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग ना जाए। ससुर की किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को दीपू से कह दिया कि मेरे वीज़ा का जल्दी से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास आना है। जो बात मुझे दीपू ने बताई, यह सुनकर मुझे रोना आने लगा। कहने लगा कि पापा ने मुझे तुम्हारा वीज़ा करने से सख्ती से मना कर दिया। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूँगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, दीपू मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला ले। दीपू कहने लगा, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन दीपू अपनी मजबूरियां बताने लगा कि 1 साल के बाद उसे अच्छी खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर छोड़कर आएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने ससुर से चिढ़ होने लगी थी। न जाने वो क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वो
चिल्लाना शुरू करते थे। अपने सारे काम नौकरानी के बजाय वो मुझसे अब सब करवाने लगते थे। जिस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी वो मैं ही जानती थी। अब तो वह हर बात पर मुझे ही टोकने लगते थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते कि तुमने मेरी कोई फ़िक्र नहीं और परवाह नहीं। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं दीपू से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनके रोज़ रोज़ के बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताएं मुझसे क्या काम है। मैं आपको कमरा खुद साफ़ करने लगती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, चाय खाना सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा मेरे और क्या जिम्मेदारी है। वो कहने लगी कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। ये काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करूँ। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी, उन्हें खुद ही ये सोचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वो घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर पर आते। गांव में भी उनके सख्त आवाज़ के चर्चे आम थे। लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। एक बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत करनी है तो शौक़ से लगा दीजिए, लेकिन मैं अब आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो करती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़बड़ा उठे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी रही, सारी बात सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया है। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही ही लगी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बातें करती। मैंने सोचा अच्छा ही है, वो मुझसे नाराज़ हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ, मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काला रंग का निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं रहा कि कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे, ये खा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन न जाने वो खाते मुझे होश ही नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इतने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता, आखिर क्यों मेरे पेट पे ये निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि मैं चुप नहीं रहूँगी। मैंने रात को नौकरानी को नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी। जब रात के 1 बजे मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बेड के करीब गए, मैंने लाइट जला दी। मेरे ससुर उससे पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे खड़ा देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं रस्सी से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह रुमाल से बांधा था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर बैठे थे, उन्हें भी रस्सी से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे सोना निकाल रहे थे। वो नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वो कहने लगी कि वो कब का हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वो मेरे ससुर के बारे में शक मुझ पर डालती थी। मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मुझे ससुर से मेरे खिलाफ बात करती थी कि साहब आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने की तैयार नहीं है, इसलिए वो आपसे कोई बात नहीं करती। क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे ससुर कुछ वहमी है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वो अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वह मुझे और मेरे ससुर को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे ससुर से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलना चाहती है। अगर यकीन न आए तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे ससुर रात को कमरे में आए।
तो बेड के सामने जाकर यही देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वो वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे, जिनके हाथों में तेज़ धार चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और ससुर को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगी। अचानक ये हुआ था कि उसी रात दीपू वापस आ गए। हमें सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे, घर का मेन गेट खुला था तो वो घबरा से गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने ससुर के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मुझे ससुर ने दीपू को वापस दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजार कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को रात दिन अपने कमरे पर नहीं रखेंगे। वो घर की भेदी होती है और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 6 साल गुजर गए हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरा पति कभी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।